आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका के दौरे पर। G20 लीडरों की छोटी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कई आलमी लीडरों के साथ की बातचीत। छोटी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मंजूर किया गया G20 जोहानिसबर्ग एलामिया। बैनुल-अक़वामी असला स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश। दिल्ली में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार जब्त। पुलिस ने 4 अफराद को किया गिरफ्तार। मगरबी बंगाल में सिर पर शदीद तनाज़ा। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर खुशामद का आयद किया इल्जाम। कहा, ममता की सारी सियासत दरअंदाजी पर है मबनी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद के दौरे पर श्री सत्य साई बाबा की 7 साला तकरीबात में की शिरकत। अपने खिताब में कहा, मुल्क भर के रूहानी इदारे मुल्क की तामीर में अदा कर सकते हैं अहम रोल। खेलों में हिंदुस्तानी बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रिसाई हासिल की। उन्होंने सेमीफाइनल में आलमी नंबर 6 चीनी ताइपे के चाओ टायन को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो इन दिनों जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के दौरे पर हैं, जोहानिसबर्ग में G20 लीडरों की छोटी कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया। सरबराही इजलास में पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर सिरिल रामाफोसा ने उन्हें नमस्ते के साथ खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म ने सरबराही इजलास में मौजूद कई आलमी रहनुमाओं से भी बातचीत की। उन्होंने ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा, अबूधाबी के वलीअहद शहजादा खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग और इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के अलावा कई दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। ये G20 सरबराही इजलास कई लिहाज से ख़ास है। यह अफ्रीका में मुनक़िद होने वाला पहला G20 सरबराही इजलास है। अफ्रीकी यूनियन 2023 में हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान G20 का रुकन बना। इस साल के G20 का मौजू यकजहती, मसावत और पायदारी है। जोहानिसबर्ग एलामिया G20 सरबराही इजलास के पहले दिन ही मंजूर किया गया और G20 लीडर्स समिट के पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कई एक्शन प्लान तजवीज़ किए हैं। इनमें G20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रेपोजिटरी इनिशिएटिव शामिल है। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में भारत की भरपूर रिवायात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इससे हमें अपने इज्तिमाई इल्म को बेहतर सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन की मुस्तकिल रुकनियत का जिक्र किया। उन्होंने अफ्रीका की तरक्की को आलमी तरक्की के लिए इंतहाई अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा अफ्रीका के साथ यकजहती में खड़ा रहा है। उन्होंने G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव की तजवीज़ भी पेश की। उन्होंने कहा कि हमारा इज्तिमाई हदफ आइंदा दिहाई के अंदर अफ्रीका में 10 लाख तस्दीक शुदा टेरिटरीज को ट्रेनर्स को तरबियत देना है। वज़ीर आज़म ने G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम की तश्कील की तजवीज़ भी दी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि G20 ममालिक से तरबियत याफ्ता तिब्बी माहिरीन की टीमें जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तैनाती के लिए तैयार हों, उन्हें बनाया जाए। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने मंशियात और दहशतगर्दी के गठजोड़ से निमटने के लिए G20 इक़दाम की तजवीज़ भी पेश की। इसका मकसद इस खतरनाक गठजोड़ को तोड़ना है। और पीएम मोदी ने जोहानिसबर्ग में अपने ऑस्ट्रेलियाई हममंसब एंथोनी अल्बनीज़ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी और आलमी दिलचस्पी के वसी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दिल्ली बम धमाकों और सऊदी अरब बस हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद गहरे हुए हैं। उन्होंने दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू को भी नोट किया और बताया कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय ताल्लुकात को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारतीय निज़ात कारोबारियों से भी मुलाकात की। जनूबी अफ्रीका में अल्फेको ग्रुप के चेयरपर्सन सचिन आहूजा ने पीएम मोदी के साथ अपनी इस मुलाकात को यादगार बताया। We are a steel manufacturing and other metal and energy business, and been here in South Africa for the last 25 years.
प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद और इंस्पिरेशन, उनके अच्छे काम और यहाँ पे उनके अच्छे काम के उनके मार्गदर्शन को कैसे बढ़ाया जाए वो इंस्पिरेशन मिला। उन्होंने टूरिज़्म पे बात की, डिफेंस सेक्टर के बारे में बात की, कैसे इंडिया में डिफेंस सेक्टर के अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है अभी इंडिया में। और उन्होंने सब बिजनेस लोगों को इनकरेज किया इंडिया में आके इन्वेस्ट करने के लिए, और ओपन डोर पॉलिसी बोला कि आओ, और पूरा सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। पीएम मोदी ने आर्य समाज के रहनुमा स्वामी वेदानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी के जनूबी अफ्रीका के दौरे को इंतहाई अहम बताया। The Honorable Prime Minister Modi ji was an exhilarating moment, seeing a leader that has transformed not just Bharat, but transformed the world. We are extremely grateful for the Prime Minister of taking the plight of the Girmitiyas, understanding that Bharat is our motherland. Just recently he has bettered the OCI requirements that generally we had struggled for, but now it makes it so much more easier for us to be able to get an OCI so that our children, 6 and 7 generation, can now appreciate what Bharat has to offer, connect spiritually to their motherland, and it's all thanks to PM Modi ji. The Honorable Prime Minister has really transformed us and motivated us to really take the inspiration of Bharat to the world over. So we are inspired, we continue to grasp from his leadership. जनूबी अफ्रीका में आर्य समाज के सरबराह ने भी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उनके दौरे को तारीखी करार दिया। हमारे दक्षिण अफ्रीका में बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया में फैमिली में जाना है और हमारे यंग यूथ तो इंडिया में स्टडी करना है। सो ही इज थिंकिंग अबाउट आवर जनरेशन, द 6th generation that came from the Girmitiyas, and he wants us to build our relationship with India. और भारतीय निजात बहुत से लोग जनूबी अफ्रीका में टेक्नोलॉजी के शोबे में काम कर रहे हैं। उन्होंने वहां कई स्टार्टअप्स भी शुरू किए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता भारतीय निजात लोगों के साथ अलग अलग मुलाकातें की। हमारे नामानिगार अखिलेश सुमन ने इनमें से कई कारोबारियों से बातचीत की। भारत की नीति रही है साउथ साउथ कोऑपरेशन की, और भारत और दक्षिण अफ्रीका ग्लोबल साउथ के 2 सबसे बड़े देशों में शामिल हैं। हमारे साथ है साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर जो भारतीय बोल के हैं। आप साउथ अफ्रीका के हैं और साउथ अफ्रीका में किस तरह का माहौल है? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर आए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपने क्या कहा? उनकी जो एक विज़न है, उनकी जो एक थॉट प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी के बारे में समझ है, वो उसके बारे में वो हमेशा जानना चाहते हैं कि नया क्या चल रहा है। आज AI का युग है, LLM का युग है, क्वांटम का है। तो इस क्षेत्र में जो साउथ अफ्रीका में रह के भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में वो जानना चाहते थे। आपने भी प्रधानमंत्री से बात की, आप भी मिलने गए थे, तो आपने प्रधानमंत्री से क्या कहा? इंडिया तो आज फॉरफ्रंट पे है। डिजिटल पेमेंट्स में UPI दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि भाई ये कैसे हम साउथ अफ्रीका में करें। तो हम काम कर रहे हैं इस बात पे, और इसमें रुचि काफ़ी थी प्रधानमंत्री की कि इंडियंस के लिए कैसे ईजियर करा जाए कि जैसे जब वो भारतीय लोग बाहर आएँ तो उनके लिए पेमेंट्स करना, उनके लिए ट्रैवल करना ईजियर रहे। सर, आपने ही बात की, प्रधानमंत्री से मिलने गए थे आपने क्या प्रधानमंत्री से कहा? मैं फाउंडर हूँ एक्सप्लोजर का। इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हिंदुस्तान में हमने इनकॉर्पोरेट किया। वही मोदी साहब से बात हो रही थी कि ये प्लेटफॉर्म कितना यूनिक है और इसको कैसे ये टूरिज्म को बढ़ा सकता है। बिकॉज एक्सप्लोजर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ट्रैवलर्स के लिए है, तो उसमें 2 करोड़ से ऊपर ज़्यादा ट्रैवलर्स जुड़ चुके हैं। तो मोदी साहब ने यही बोला हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कि कैसे इसमें ट्रैवलर्स, इंडिया का टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जाए, जो कि एक नीड ऑफ द आवर है। और उसके लिए उन्होंने कुछ आइडियाज़ भी दिए और प्रोडक्ट भी अच्छी तरह देखा। तो जब बात कर रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था किसी टेक एंटरप्रेन्योर से ही बात कर रहे हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी लैंग्वेज को समझ पा रहा है और 4 क्वेश्चन और पूछ पा रहा है। तो ये भारतीय लोग हैं जो दक्षिण अफ्रीका में अपना योगदान कर रहे हैं अपने व्यवसाय से, अपने ज्ञान से। कैमरा पर्सन संजय जेना के साथ जोहान्सबर्ग से मैं अखिलेश सुमन, DD न्यूज़ के लिए।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के हथियारों की स्मगलिंग करने वाले ग्रोह का पर्दाफाश किया है। इस गैंग से वाबस्ता 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से तुर्की और चाइना में बनाए गए 10 हथियार बरामद किए गए हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड अमेरिका में मुकीम है। और इस बैनुल-अक़वामी हथियार स्मगलिंग रैकेट के पर्दाफाश होने पर हमारे नामानिगार दिव्यांशु मल्होत्रा ने दिल्ली पुलिस के DCP क्राइम संजीव यादव से बात की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार भारत में हथियारों की तस्करी कर रही थी, जिसकी भनक दिल्ली पुलिस को लगती है और इस पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए DCP क्राइम संजीव यादव जी हैं। सर, किस तरह से आपकी टीम इन तक पहुंची, क्या इनकी मॉडस ऑपरेंडी है और आखिर किस तरह से एस्टेब्लिश हुआ कि ये पाकिस्तान इस तरह से हथियार सप्लाई कर रहा था? ये हमारी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे 19 तारीख को हमने 2 व्यक्ति, एक मनदीप और एक दलविंदर उनको गिरफ्तार किया था, जो पंजाब के रहने वाले हैं। इनकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि ये वेपन पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब के इलाके में ड्रॉप कराए गए थे, जहाँ से इन्होंने कलेक्ट कर और इनको दिल्ली NCR में सप्लाई करना था। तो इस वेपन जो आए हैं वो 3 वेपन मेड इन टर्की हैं, PX 5.7 और 5 वेपन PX 3 जो मेड इन चाइना है। तो ये वेपन बाहर से आए हैं, इनकी इंटरोगेशन से भी मालूम चला हुआ है और पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो इनका पाकिस्तान कनेक्शन भी है। सर, वहाँ से आने का जो तरीका है आखिर वो किस तरह से था, किस तरह से ड्रोन आते थे, कहाँ ड्रॉप किए जाते थे? जो इनकी मॉडस ऑपरेंडिस है और जो मालूम चला है उस हिसाब से एक ड्रोन पहले एरिया सर्विलांस से ले आता है, जिसमें कैमरा लगा होता है और वो चेक करता है कि कहाँ पर ड्रॉप किया जाता है सेफ तरीके से, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, और विद इन अ मिनट दूसरा ड्रोन वेपन ड्रॉप करके चला जाता है। तो इस तरह की ड्रॉप्स किए जाते हैं वेपन। बहुत बार सिक्योरिटी एजेंसी जो बॉर्डर पर तैनात हैं उनके द्वारा पकड़े भी जाते हैं और कुछ वेपन उसमें से निकल जाते हैं। तो उसमें से एक लॉट यही है जो निकली है। सर, हैंडलर्स कौन है इनके, और US लिंक भी सामने आ रहा है? इनका हैंडलर जो एक जसप्रीत जस्सा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से US बैठा हुआ है, वही आदमी है जो पाकिस्तान में लोगों से टच में था और वहाँ से वेपन डिलीवर करा रहा था और यहाँ पर इंडिया में भी वेपन जो रिसीवर्स हैं उनको दिलवा रहा था। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे गैंग्स हैं जिनको ये सप्लाई होना था, और ये हथियारों की बात करें तो किस तरह के हथियार हैं, कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, प्राइस क्या रहता था इनका? जो एक वेपन का प्राइस 8 से 10 लाख रुपए है और ये मेड इन टर्की और मेड इन चाइना वेपन्स हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। और इनका गैंग के बारे में थोड़ी, जो सप्लायर हैं वो किसी एक गैंग से जुड़े हुए नहीं हैं, वो सभी गैंग को सप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच। सो एक बड़ा गैंग को बस्ट किया है, 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हथियार बरामद किए हैं। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार भारत में हथियारों की सप्लाई कर रहा था, इसकी भनक दिल्ली पुलिस को लगती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उस पर काम करती है और इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया जाता है। दिव्यांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जौनपुर सिटी पुलिस स्टेशन में 12 दवा फरोशों और 2 दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर ममनुआ खांसी का शरबत फरोख्त करने का इल्ज़ाम है, जिसकी कीमत 42.45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई सख्त हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी पर की गई है। डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर रजत कुमार पांडे ने रियासती कमिश्नर बराए फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लखनऊ की हिदायत पर यह मुकदमा दर्ज किया है। जिले के मारूफ दवाइयों के होलसेलर्स के खिलाफ इस कार्रवाई से दवाइयों की ताजरीन में खौफ हिरास फैल गया है। SP सिटी आयुष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुवस्सिला शिकायत की बुनियाद पर कोजीन पर मुश्तमिल खांसी के शरबत की तकरीबन 1.7 मिलियन कफ सिरप की ज़िले में बड़े पैमाने पर खरीदी और फरोख्त की गई। इसकी तखमीना लागत 42.45 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि 12 दुकानदार ममनुआ खांसी का शरबत खुलेआम फरोख्त कर रहे थे। ड्रग इंस्पेक्टर साहब की इनके द्वारा एक निरीक्षण किया गया था 12 नवंबर से 19 नवंबर के बीच, और इन्होंने पाया कि शेली ट्रेडर्स द्वारा कुछ 37 लाख फेंसिडिल, कोडीन युक्त ड्रग होता है फेंसिडिल, ये दी गई है जौनपुर में। ये 12 कंपनियों को, या फिर आप कह सकते हैं 12 मेडिकल स्टोर्स को दी गई है। लेकिन जब वास्तविकता जानी गई तो ये पाया गया कि यह लेन देन सिर्फ कागजी तौर पे हुआ है और इसकी जौनपुर में कोई भी खपत नहीं हुई। और मगरिबी बंगाल में
SIR पर TMC कारकुनों का हंगामा खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ताज़ा तरीन वाक़या मगरबी बंगाल के चंद्राकोना इलाके का है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि TMC पंचायत मेंबरान शेख शफराल और अमजद अली खान BJP के बूथ लेवल इंचार्ज हिमाद्री डे को धमकियां दे रहे हैं और उन्हें बार बार गालियां दे रहे हैं और यहाँ तक कि उनके घर की बिजली की सप्लाई काट दी जा रही है। हिमाद्री डे का वाहिद जुर्म SIR फॉर्म भरना था। BJP लीडर सुवेंदु अधिकारी ने TMC लीडरों के साथ वसूली का एक ऑडियो टेप भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मगरबी बंगाल के साथ साथ मुल्क भर की दीगर कई रियासतों में SIR का अमल चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसी अफरा तफरी की सूरत हाल कहीं भी नहीं हुई। ममता बनर्जी ने शुरू से ही सिर के खिलाफ अदम ताउन का तरीका अपनाया है। वो और उनकी पार्टी सिर के खिलाफ लोगों को गुमराह करने और उकसाने की कोशिश कर रही हैं। ताहम मगरबी बंगाल के आम लोगों ने SIR का खैर मकदम किया है। मायूस TMC लीडरान और उनके कारकुनान अब लोगों को मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। SIR के आगाज़ के बाद से हज़ारों गैरकानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या तारिक वतन मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। दरअंदाजों की ये आमद इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह TMC सरबराह ममता बनर्जी इक़्तिदार में आने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या गैरकानूनी वोटरों का इस्तेमाल कर रही हैं। BJP के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा है कि जब से मगरबी बंगाल में SIR का अमल शुरू हुआ है, हज़ारों बांग्लादेशी दरअंदाज मुल्क से फ़रार हो रहे हैं। BJP लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि जहां पूरा मुल्क दरअंदाजों को भागते देखकर खुश है, तो वहीं ममता बनर्जी नाखुश है। घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं, तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी सोच रही हैं, मैंने तुम्हें पाला पोसा, झूठे प्रमाण पत्र दिए कि समय आएगा तो ये घुसपैठिए मेरे लिए वोट करेंगे, लेकिन अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो। गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर खुशामद की सियासत करने का इल्जाम लगाया और कहा कि उनकी तमाम पॉलिसियां सनातन मुखालिफ रही हैं। भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में है, उस पे पताका फहराई जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। तो यह पूछा जाएगा, संविधान में ममता बनर्जी की आस्था नहीं है। वो NRC जब लागू होता है तो कहती हैं कि NRC हुआ तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। उनके नेता फिरहाद हकीम, जो भारत को पश्चिम बंगाल में एक जगह को कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है। आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने पटाप्रथी के प्रशांति निलायम में मुनक़दा श्री सत्य साई बाबा की 7 साला तक़रीबात में शिरकत की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा ने समाजी बहबूद के लिए बहुत से काम करके इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। सदर जमहूरिया ने कहा कि सत्य साई बाबा ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। श्री सत्य साई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। ये उल्लेखनीय है कि सत्य साई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी। ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्य साई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपने खिताब में सदर जमहूरिया
द्रौपदी मुर्मू ने कौम से पहले के जज्बे को दोहराया, इस बात पर जोर दिया कि मुल्क भर के रूहानी इदारे कौम की तामीर में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने तमाम शहरियों से अपील की कि वो इस कोशिश में अपना रोल अदा करें ताकि हिंदुस्तान 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के अपने हदफ को हासिल कर सके। श्री सत्यसाई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। श्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। ये उल्लेखनीय है कि सत्यसाई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी। ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्यसाई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर सरदार एट 150 यूनिटी मार्च और गंगा प्रवाह का इनेकाद किया गया। यूनिटी मार्च दिल्ली से गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरदार पटेल हमें एक भारत, बेहतरीन भारत, तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार भारत के अज़्म के साथ आगे बढ़ने की तरकीब देते रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150 जन्म जयंती वर्ष एनिवर्सरी मना रहे हैं कि सही मायने में सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि तभी है जब हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने में अपनी जवानी खपा दें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन देश के लिए महात्मा गांधी जी के आह्वान पर, देश की आज़ादी के लिए सरदार पटेल जी ने अपना सुख सुविधा का जीवन त्यागा और वो समाज और देश और भारत की आज़ादी के लिए लग गए और उन्होंने भारत की आज़ादी में अपने आप को आहूत किया। तकरीब में मौजूद मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क के हर जिले में पदयात्रा का एहतमाम किया गया है। मुल्क भर में 1200 से ज्यादा मकामात पर यह पदयात्रा निकाली जाएगी। मुल्क के शहरी इस यात्रा में शामिल होकर मुल्क के इत्तेहाद के लिए खुद इन्हिसार भारत का पैगाम दे रहे हैं। देश के सभी जिलों में एक पदयात्रा हो, एक सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में 3 पदयात्रा करे, ऐसा आयोजन करा गया। और दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 600 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन में पदयात्रा हो गई। राज्यों में, विधानसभा क्षेत्र में भी यूपी, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट ने हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन करा। देश में 1200 से अधिक स्थानों पर हम सब सोशल मीडिया में देख रहे हैं, देश के युवा, देश के नागरिक देश की एकता के लिए आत्मनिर्भर भारत का संदेश देते हुए यूनिटी मार्च में जुड़े। एक तारीखी इक़दाम में मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में 4 लेबर कोड लागू किए हैं। इस तारीखी फैसले का बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया जा रहा है। सुनिए मुंबई के लोगों का इस लेबर कानून पर क्या कहना है। शासन ने जो निर्णय लिया है, एक जैसा किमान वेतन मिलना चाहिए, वो मिलने वाला है। जो भी उन्होंने निर्णय लिया हुआ है वो ऐतिहासिक निर्णय है, हम उनका मनपूर्वक स्वागत करते हैं। जो सोशल रिफॉर्म है उससे सोशल सिक्योरिटी की वजह से ये जो श्रमजीवी लोग हैं हमारे यहाँ के श्रम करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया है। केंद्र शासन का, मोदी सरकार का सही निर्णय है आने वाले दिनों के लिए। जो हमारे कामगार बांधव है, जो हमारे उनके जो परिवार है, उनको ESIC का लाभ मिलने वाला है। पहले क्या होता था कि एक कारखाने में अगर 10 लोग थे, 10 के ऊपर, तभी वो ESIC का लाभ मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। और ये केंद्र सरकार ने जो लिया है उसमें निर्णय से एक बहुत बढ़िया निर्णय है। बेनिफिट्स वर्कर्स को होंगे, साथ में जो लेडीज़ है तो उनको भी जेंट्स जितनी ही सैलरी मिले, ये एक बहुत अच्छा प्रावधान किया है ताकि जो लेडीज़ एंड जेंट्स इसमें भेदभाव ना हो। आज तक हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं था,
कल से जो कायदा आ गया वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। जिस मतलब जो कायदा आया उसका हम स्वागत करते हैं। ये निर्णय डिक्लेयर किया है उसके वजह से हमें बहुत सुकून मिल रहा है। आगे जाके हम भले वर्कर हो, हम समाज में सिर ऊंचा रख के रह सकते हैं। सरकार हमें ये PF, ESI या तत्सम इंश्योरेंस वगैरह जो सुविधाएं उपलब्ध करने की बोल रहे हैं उसका हम अच्छे से स्वागत करते हैं। रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने सेमीफाइनल मुकाबले में चाइनीज ताइपे के चो लो टिनचेन को 17-21, 22-24, 21-16 से शिकस्त दी। लक्ष्य ने यह मैच 1 घंटे 26 मिनट में जीत लिया। हालांकि लक्ष्य के लिए जीतना आसान नहीं था और उन्हें पहले गेम में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उसके बाद लक्ष्य ने तेज वापसी की और अगले 2 गेम जीतकर फाइनल के लिए अपना टिकट बुक कर लिया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।